Hello everyone, welcome to our channel Universal Laws. This is the second video of our series on answer writing. In this video, we will discuss on how to write an answer about Article 14 of Indian Constitution. अगर कभी Article 14 से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उस क्वेश्चन को किस तरह से आप आंसर करें, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे. So let's begin. आर्टिकल 14 से जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. द क्वेश्चन इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन द व्यू दैट राइट टू इक्वालिटी गारंटीड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is a guarantee against arbitrariness and the principle of reasonable classification is only an aspect of it. Critically examine the above view with the help of decided cases. So this is our question. अब इस क्वेश्चन को किस तरह से आप आंसर करें ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक आइडिया आपके माइंड में, एक फ्रेमवर्क आपके माइंड में क्रिएट हो जाना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि आप उस क्वेश्चन को किस तरह से आंसर कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले आप आर्टिकल 14 द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी दैट इज़ राइट टू इक्वालिटी उसको जनरली थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे. बिकॉज ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप जंप कर जाएंगे अपॉन आर्बिट्ररीनेस को एक्सप्लेन करने या फिर रीजनेबल क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करने. नहीं, पहले आप एक बैकग्राउंड तैयार करेंगे, आर्टिकल 14 को समझाएंगे कि आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी देता है वो क्या कहता है. तो आर्टिकल 14 सेज दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. सो आर्टिकल 14 हैज़ टू बेसिक आस्पेक्ट्स. अब जिस तरह से मैंने यहाँ पर ये चार्ट बनाया है, आप इस तरह से चार्ट बना करके भी अपनी बात को समझा सकते हैं. दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि आप लाइंस में ही उन चीज़ों को लिखें या फिर चार्ट बनाने से कुछ गलत इंप्रेशन पड़ेगा. नहीं, बल्कि चार्ट बनाना और भी इजी रहेगा. बिकॉज आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने इन चीज़ों को लिखा है तो बहुत क्लियर हो गया है कि ओके देयर आर टू आस्पेक्ट्स ऑफ आर्टिकल 14. द फर्स्ट आस्पेक्ट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कि ब्रिटिश ऑरिजिन से लिया गया है, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है. तो सब कुछ एक अलाइनमेंट में लिखा हुआ नज़र आ रहा है जो कि एक फर्स्ट व्यू में ही बहुत क्लियर लग रहा है. सो इस तरह से आप चार्ट बना करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आर्टिकल 14 में दो आस्पेक्ट्स हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. The equality before law is a British origin concept which is a negative concept which implies that absence of any kind of special privileges in favor of individuals, whereas equal protection of laws is a concept of American origin. It is a positive concept which implies that there should be equality of treatment in equal circumstances. That like should be treated alike and not that unlike should be treated alike. So this is a general view about Article 14. अब आप धीरे धीरे करके अपने क्वेश्चन को फॉरवर्ड मूव करेंगे टुवर्ड्स द क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड. अपने आंसर में आप अपने क्वेश्चन को रिलेट करने की कोशिश करेंगे. स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार के केस में जस्टिस पतंजलि शास्त्री द्वारा बोला गया कि जो सेकंड एक्सप्रेशन है दैट इज़ योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इज़ कोरोलरी ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन वाज इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो जो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज दोनों एक्सप्रेशंस हैं, दीज आर कोरोलरी टू ईच अदर एंड अ वायलेशन ऑफ वन विल लीड टू द वायलेशन ऑफ द अदर. देन आप ब्रीफली डाइसी का रूल ऑफ लॉ भी समझा सकते हैं. दो इट इज़ नॉट एसेंशियल कि आप ये यहाँ पर समझाएं, बट फिर भी ब्रीफली अगर आप समझाना चाहते हैं तो आप समझा सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डाइसी रूल ऑफ लॉ इन इंग्लैंड
there are three aspects, that is absence of any kind of arbitrary power, which means supremacy of laws, कि laws जो है वो supreme है. Second, equality before law, that is no one is above law, हर कोई law के सामने equal है. Third is constitution is the result of ordinary laws of land, but this third aspect कि constitution जो है वो ordinary laws of land का result है, ऐसा इंडिया में applicable नहीं है because we have a written constitution. अब यहाँ तक हमारा एक तरह से एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इंट्रोडक्शन टू आवर क्वेश्चन था. अब इसके बाद जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, दैट इज़ क्वेश्चन जो है वो हमारा बेसिकली बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है इनिशियली वो प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड था, बट धीरे धीरे करके कोर्ट का व्यू इस बारे में आया कि जो आर्टिकल 14 है इट प्रोवाइड्स ए गारंटी अगेंस्ट आर्बिट्ररीनेस. तो इस चीज़ को, इस एस्पेक्ट को हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है. तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई हैं, दैट इज़ रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बारे में और दूसरा आपका आर्बिट्ररीनेस के बारे में. और आपका इस चीज़ को लेकर के क्या व्यू है, आपको उसे क्रिटिकली एग्जामिन करना है. तो अब हम अपने आंसर में समझाएंगे कि व्हाट इज़ द डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबलनेस एंड हाउ दिस डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबलनेस is related to the doctrine of arbitrariness. Means we will compare both of these. What is reasonableness? अब हम ग्राउंड ऑफ रीजनेबलनेस जो है उसे समझाएंगे कि आर्टिकल 14 जो है वो अलाउ करता है कि आप रीजनेबल ग्राउंड्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, दैट इज़ रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज़ अलाउड. ये आपका कहा गया काथी रैनिंग वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र के केस में कि आर्टिकल 14 परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन बट इट प्रोहिबिट्स क्लास लेजिस्लेशन. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, बिकॉज होल क्वेश्चन आपका जो है वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है. तो बहुत ज़रूरी है कि आप समझाएं कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है. रीजनेबल क्लासिफिकेशन मीन्स दैट क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी आर्बिट्ररी, इवेजिव और आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए. इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन सम रीजनेबल ग्राउंड्स. रीजनेबल ग्राउंड्स का क्या मतलब है कि कोई ऐसा रीजनेबल रिलेशन होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप जो है एक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. जबकि क्लास लेजिस्लेशन का क्या मतलब होता है, जहाँ पर कि आप इम्प्रॉपरली डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड्स के. यहाँ पर आप एक इलस्ट्रेशन दे करके भी अपनी बात को समझा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ माइनर्स, इन केस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहाँ पर कि डिस्टिंक्शन एक बताया गया है कि माइनर्स जो हैं वो नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. ये एग्जाम्पल देकर के आप समझा सकते हैं. वी विल डिस्कस दिस एग्जाम्पल लेटर इन दिस वीडियो. सो हमने अभी बात करी डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबलनेस के बारे में. हमने रीजनेबल क्लासिफिकेशन को समझाया कि व्हाट इज़ रीजनेबल क्लासिफिकेशन. नाउ दिस टेस्ट ऑफ वैलिड क्लासिफिकेशन. रीजनेबल क्लासिफिकेशन का टेस्ट जो है वो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार के केस में बताया गया कि फॉर अ क्लासिफिकेशन टू बी वैलिड इट मस्ट फुलफिल टू कंडीशंस. व्हाट आर दीज टू कंडीशंस? First one is there must be some intelligible differentia. What is intelligible differentia? Means there must be some point of distinction जिसके बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं पर्सन्स को या फिर थिंग्स को जिन्हें एक ग्रुप में किया गया है फ्रॉम दूज विच आर नॉट इंक्लूडेड इन दैट ग्रुप. सेकेंड वन इज the differentia must have some rational relation or nexus with the object which is sought to be achieved. उस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आप जो भी ऑब्जेक्ट अचीव करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट और क्लासिफिकेशन के बीच में कुछ रेशनल रिलेशन या नेक्सस का होना भी ज़रूरी है. तो यहाँ से दो पॉइंट्स निकल करके आते हैं दैट देयर मस्ट बी सम इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड दैट देयर मस्ट बी सम रेशनल रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच आपने डिस्टिंक्शन किया है, वो क्लासिफिकेशन किया है. अब हम यहाँ पर वो इलस्ट्रेशन टेकअप करेंगे दैट आई वॉज अबाउट टू डिस्कस.
सो द इलस्ट्रेशन इज कि सेक्शन 11 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो डिस्टिंक्शन प्लेस करता है बिटवीन टू पर्सन, दैट इज माइनर्स और एडल्ट, क्योंकि सेक्शन 11 बताता है कि माइनर्स आर नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर माइनर्स और एडल्ट्स के बीच में एक क्लासिफिकेशन किया गया है, बट दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द क्राइटेरिया ऑफ एज, कि क्योंकि माइनर्स जो हैं वो अभी छोटे हैं, उनकी एज कम है, इसीलिए हो सकता है कि उनकी जो कैपेसिटी है, जो उनकी माइंड की कैपेसिटी है, जो उनका रेशनैलिटी है ऑफ थिंकिंग है, वो उतना अभी डेवलप्ड नहीं है कि वो प्रॉपरली एक कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर सकें। इसीलिए कहा गया कि माइनर्स आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन एज and that age is the intelligible differentia and what is the rational relation or nexus। तो यहाँ पर nexus क्या है कि capacity to enter into contract, कि वो उनकी जो capacity है to enter into contract is based upon the age which is the criteria। so जो यहाँ पर minors और adults के बीच में section 11 of Indian Contract Act एक distinction place करता है, but this distinction cannot be said कि ये राइट टू इक्वालिटी का या आर्टिकल 14 का वायलेशन हो गया, नहीं, बिकॉज this distinction classifies the test or clarifies the test of valid classification which is laid down in the case of state of West Bengal versus Anwar Ali Sarkar। और there are some reasonable grounds जिसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है, ऐसे ही आर्बिट्ररीली ये क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। तो इस तरह से आप इलस्ट्रेशन दे करके भी समझा सकते हैं कि व्हाट इज़ अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, और किसी भी क्लासिफिकेशन को रीजनेबल होने के लिए क्या कंडीशन फुलफिल करने की ज़रूरत है। लेटर ऑन इन द केस ऑफ केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में ये कहा गया कि जो क्लासिफिकेशन है नीड नॉट टू बी साइंटिफिकली प्रेसाइज। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि उस क्लासिफिकेशन को बहुत ही साइंटिफिकली या मैथमेटिकली उसे प्रूव कर पाएँ, ठीक है। नाउ अब आपके क्वेश्चन में दो एस्पेक्ट से, वन इज़ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, आपने रीजनेबल क्लासिफिकेशन को समझा दिया। क्वेश्चन अब आपसे पूछ रहा था कि किस तरह से कोर्ट का जो व्यू है रीजनेबल क्लासिफिकेशन से डॉक्ट्राइन ऑफ आर्बिट्ररीनेस की तरफ बढ़ा, यानी कि कोर्ट ने एक नया अप्रोच किस तरीके से लिया। तो हमने पहले डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबलनेस को समझाया, इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस दिए। अब हम समझाएंगे कि कोर्ट का व्यू कैसे बदला, कब बदला, क्यों बदला। तो द न्यू अप्रोच ऑफ इक्वालिटी, नया अप्रोच क्या है, दैट इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररीनेस। नया अप्रोच ये कहता है कि आर्टिकल 14 जो है वो एक गारंटी अगेंस्ट आर्बिट्ररीनेस देता है। तो टिल 1973 तक जो नेक्सस टेस्ट है, नेक्सस टेस्ट इज जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन का टेस्ट है, जो कि ले डाउन किया गया था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार के केस में, उसे ही फॉलो किया गया। बट इट वाज इन 1974 कि एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। वो नया कॉन्सेप्ट क्या है, वो इंट्रोड्यूस हुआ बाय जस्टिस PN भगवती इन द केस ऑफ EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु इन 1974। इस केस में जस्टिस PN भगवती द्वारा ये कहा गया कि जो इक्वालिटी है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है अंडर आर्टिकल 14, ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है एंड इक्वालिटी इज एंटीथीसिस टू दैट ऑफ आर्बिट्ररीनेस। इक्वालिटी एंटीथीसिस है, अपोजिट है एक तरीके से, किसके, आर्बिट्ररीनेस के। इक्वालिटी एंड आर्बिट्ररीनेस आर सॉर्न एनिमीज। अगर आर्बिट्ररीनेस होगी तो इक्वालिटी नहीं हो सकती, और अगर इक्वालिटी है तो जहाँ कहीं भी इक्वालिटी है वहाँ पर आर्बिट्ररीनेस का कोई प्लेस नहीं है। व्हाट इज़ आर्बिट्ररीनेस? आर्बिट्ररीनेस मीन्स कि अपनी मनमर्जी से कुछ कर देना, बिना किन्हीं रीजनेबल ग्राउंड्स के, बिना किसी रेशनल रिलेशन के, बिना रीजनेबलनेस के कोई एक्शन लेना, दैट इज़ आर्बिट्ररी। सो जस्टिस PN भगवती ने EP रोयप्पा वाले केस से क्या किया, एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज आर्टिकल 14 गिव्स ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररीनेस एंड ही रिट्रेटेड दिस कॉन्सेप्ट अगेन इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड फाइनली इन अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजिब। जो ये न्यू अप्रोच है इक्वालिटी का, दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररीनेस, इसको पूरी तरह से वैलिड माना गया। सो आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से
क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। पहले हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया, इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने एक चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करी। देन क्वेश्चन क्योंकि हमारा रीजनेबल क्लासिफिकेशन और आर्बिट्रेरीनेस के ऊपर बेस्ड था, तो हमने पहले रीजनेबल क्लासिफिकेशन को समझाया कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन का क्या मीनिंग है। देन हमने समझाया कि व्हाट इज़ आर्बिट्रेरीनेस और किस तरह से कोर्ट का व्यू जो है रीजनेबल क्लासिफिकेशन से आर्बिट्रेरीनेस की तरफ बढ़ने लगा। However, in later on in a case of Rajbala versus State of Haryana के केस में in 2060s, Justice Chevlameshwar rejected this new doctrine of arbitrariness and he upheld the traditional concept of reasonableness. और इनके द्वारा ये कहा गया कि जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, जो हमने रीजनेबल क्लासिफिकेशन का जो टेस्ट पढ़ा, दैट इज़ द 2 पॉइंट्स, दैट इज़ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड रेशनल रिलेशन, जो आपका ये टेस्ट है उसे ही इन्होंने वैलिड माना और कहा कि वॉट एवर इज़ वायलेटिव ऑफ इक्वालिटी इज़ नॉट नेसेसरीली आर्बिट्ररी इन नेचर, कि ज़रूरी नहीं है हर सिचुएशन में ऐसा ही हो कि जो कुछ भी चीज़ इक्वालिटी के अगेंस्ट है या राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करती है वो हमेशा ही आर्बिट्ररी भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो वी कैन कंक्लूड कि जो एनालिस्ट जो अब हाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने क्वेश्चन को जब भी शुरू करें तो इंट्रोडक्शन लिखें। ज़रूरी नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन मेंशन करें, एज इन यहाँ पर मैंने कंक्लूजन वर्ड लिखा है, तो इंट्रोडक्शन वर्ड लिखना ज़रूरी नहीं है, बट जब भी आप क्वेश्चन को शुरू करें तो एक बेसिक भूमिका बना करके तैयार करें, एक बेसिक उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से या फिर बेसिक से शुरू करें। जैसे हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो हमने पहले आर्टिकल 14 को समझाया कि आर्टिकल 14 है क्या, वो क्या कहता है, तो थोड़ा हमने आर्टिकल 14 का ओवरव्यू दिया। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पर आए, हमने रीजनेबल क्लासिफिकेशन को समझाया, हमने समझाया कि किस तरह से कोर्ट का व्यू जो है वो बदला और कब बदला, कब आर्बिट्रेरीनेस का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम कंक्लूड कर रहे हैं। कंक्लूजन में आप एनालिसिस एंड सबमिशन इज़ योर व्यूज़, अपने व्यूज़ लिखेंगे कि जो हमारा ये पूरा एनालिसिस है, हमने केसेस को पढ़ा कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल अनवरेली सरकार के केस पढ़ा, ईपी रोयप्पा केस पढ़ा, अजय हासिया केस पढ़ा, मेनका गांधी केस पढ़ा, इन सब केसेस के एनालिसिस के बाद हमें ऐसा लगता है कि देयर इज़ अनसर्टेनिटी ऑन द क्वेश्चन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द टेस्ट ऑफ आर्बिट्ररीनेस। इसकी जो आर्बिट्ररीनेस का कॉन्सेप्ट है जो ईपी रोयप्पा केस में इंट्रोड्यूस किया गया, उसको लेकर के कुछ क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं, एक अनसर्टेनिटी है। क्योंकि हमने देखा कि राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में आर्बिट्ररीनेस के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से नहीं माना गया और कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन वाला टेस्ट था हमें उसे ही फॉलो करना चाहिए। तो देर इज़ अनसर्टेनिटी ऑन दिस पॉइंट, बट फ्रॉम वेरियस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हम ये कह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्लियरली कह सकते हैं कि कुछ भी ऐसा जो कि आर्बिट्ररी है या फिर आर्बिट्ररी एक्शंस ऑफ द स्टेट हैं, उन्हें पूरी तरह से टेस्ट किया जा सकता है कि क्या स्टेट के द्वारा अगर कोई ऐसा एक्शन लिया गया है जो कि आर्बिट्ररी है और जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल नहीं है, तो ऐसे एक्शन ऑफ द स्टेट के ऐसे एक्शंस को कम्प्लीटली नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है ऑन दिस बेसिस कि वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के अगेंस्ट हैं। सो जो डॉक्ट्राइन ऑफ आर्बिट्ररीनेस है, अप टू दिस एक्सटेंट इट्स वैलिड कि अगर कुछ भी ऐसा है, कुछ भी ऐसा एक्शन स्टेट के द्वारा लिया जाता है जो कि आर्बिट्ररी है, बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के लिया गया है, तो ऐसे स्टेट के एक्शंस को चैलेंज किया जा सकता है और उन्हें रिव्यू किया जा सकता है कि क्या वो इक्वालिटी के जो प्रिंसिपल है उसे फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन राइट एन आंसर। एक स्पेसिफिकली मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया कि किस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको किस तरह से उसे आंसर करना है, बट द वे ऑफ आंसरिंग डिफर्स फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। सपोज आर्टिकल 14 में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट द चेंज इन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी या अबाउट सम रीसेंट केस लॉज ऑफ इक्वालिटी, या किसी अलग तरह से अगर क्वेश्चन आता है जहाँ पर आपको इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके डायनामिक एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करना है, तो ऐसी सिचुएशन में आप जो लेटेस्ट केस लॉज हैं, दैट इज़ योर जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
और द इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, दैट इज़ योर सबरीमाला केस। इन केसेस को आप साइट कर सकते हैं। तो आप जितना लेटेस्ट केसेस को साइट करेंगे वो चीज़ भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपके आंसर पर डालेगी कि हाँ, यू आर अवेयर अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग in the world. So in this way you can write a proper answer and fetch good marks. Remember the key points, that is, start your question with an introduction. The introduction must be somewhat brief. Then write the body of your question. The body of your question should be अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड। जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिखेंगे एंड देन अपने आंसर को एक सही कंक्लूजन के साथ एंड करेंगे। इन कंक्लूजन आप अपने व्यूज़ को एक्सप्लेन करेंगे, एनालाइज करेंगे और सबमिशन देंगे। सो हेयर द वीडियो कम्स टू एन एंड, एंड if you guys like this video, then please do subscribe our channel, hit the like button and share this video as much as you can, because